सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज सबसे पहले हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है चूहा सिकंदर घर के अंदर। उसके बाद हिंदी भाषा की मात्राओं की पहचान करना सीखेंगे एक गेम के माध्यम से, हेलो हेलो में। फिर शब्द के भेद शब्द में हम लोग जानेंगे विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि। उसके बाद गणित की क्लास में हम लोग संख्याओं को और अच्छी तरह से समझेंगे और गुणा के कुछ उदाहरणों को भी हल करेंगे। फिर ज्यामिति में सीखेंगे कोण बनाना। उसके बाद हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है रीड अ बुक और अंत में हम लोग अपने घर के सभी बड़ों के साथ मिलकर देखेंगे टोमेटो पोटैटो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। खेल खेल में रोमांचक तरीके से कुछ सीखने के लिए क्या आप तैयार हैं? मुझे पता है कि आप तैयार हैं और तो और आपको ये भी पता है कि आज हम क्या करने वाले हैं, है ना? मैं जानती हूँ सबसे पहले हम हिंदी से शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम गणित की ओर चलेंगे। हिंदी में हम क्या सीखेंगे? सही कहा, हिंदी में हम कहानी से शुरू करेंगे और उसके बाद उससे संबंधित कुछ खेल भी खेलेंगे। क्योंकि अब आप इतनी पूरी तरह से तैयार हैं ही, तो बस शुरू कर देते हैं हिंदी की एक कहानी। अरे बिट्टू, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कहाँ से आ गई? क्या बताऊं काकी, इतनी गर्मी लग रही है ना, मन बिल्कुल उदास सा लग रहा है। अच्छा बिट्टू, तो क्या किया जाए? काका, आप ही कुछ सुना सकते हैं। अच्छा, मैं ही सुना सकता हूँ, तो सुनो फिर एक गाना। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। क्या बात है, मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है।
क्यों, पसंद आया बिट्टू? हाँ काका, मस्त गाना था, मन खुश हो गया इसको सुनकर। और बिट्टू की काकी, तुम्हारी उदासी की क्या हालत है? मैं क्यों उदास होने लगी? उदास हूँ मेरे दुश्मन। अच्छा, तो तुम मुझे दुश्मन समझ रही हो? मैं आपको अपना दुश्मन क्यों समझूंगी बिट्टू के काका? अरे काका और काकी रुकिए तो। काका, आज आपने गाना सुना दिया, तो क्या आज कहानी के खजाने से कहानी सुनने को नहीं मिलेगी? हो बहुत नटखट, कोई मौका नहीं जाने देती हो। क्यों नहीं सुनाऊंगा कहानी? बिना कहानी सुने ऐसा लगता है कि दिन पूरा ही नहीं हुआ। आज की कहानी पेश है। कहानी का नाम सुनकर ही कहानी सुनने का मन करने लगेगा। तो कहानी है चूहा सिकंदर घर के अंदर। चूहा सिकंदर घर के अंदर। लेखन सौम्या राजेंद्रन, चित्रांकन तनाया व्यास, अनुवाद पूनम एस कुडेसिया, प्रकाशन प्रथम बुक्स। एक बार घर के अंदर एक चूहा आ गया। सबसे पहले उसे दादी माँ ने देखा। वह जोर से सोफे पर कूदी और चिल्लाई, चूहा! सारे कुशन फर्श पर गिर गए। लपक कर खिड़की पर चढ़ते हुए पापा ने पूछा, कहाँ? उन्होंने सारे पर्दे उखाड़ दिए। माँ ने जोर से कहा, वहाँ, और मेज पर चढ़ गई। सारी प्लेटें फर्श पर धड़ाम से गिर गई। मिथुन ने पालतू बिल्ली से कहा, पकड़ो उसे। बिल्ली ने चूहे को देखा और बिस्तर के नीचे दुबक गई। मिथुन चिल्लाया, चूहा! और वह बिल्ली के साथ भाग गया। मैं भगाती हूँ इसे, माँ ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। उन्होंने झाड़ू निकाला और चूहे को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी पापा चिल्लाए, चूहा तुम्हारे पीछे। चूहा दिखते ही माँ बिस्तर के नीचे छुप गई। दादी सोफे से नीचे उतरी और बोली, मैं जानती हूँ कि क्या करना है। फिर उन्होंने अखबार को मोड़ा और उसे इधर उधर खोसने लगी। चूहा वहाँ तुम्हारी बाईं तरफ। पापा खिड़की पर और ऊंचे चढ़ते हुए चिल्लाए। दादी ने चूहे को देखा और बिस्तर के नीचे जा छुपी। पापा ने धीमे से कहा, अब क्या करूं? वो खिड़की पर और ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। वो खिड़की से नीचे उतरे और इससे पहले कि चूहा उनको देखता, वह बिस्तर के नीचे घुस गए। घर के अंदर चूहा! सब एक साथ चिल्ला उठे। शोर से छोटी जग गई। आंखें मलते हुए वो अपनी दरी पर बैठ गई। अरे, उसके तकिए पर वो क्या था? उसकी 2 आंखें, 4 पांव और एक लंबी पूंछ थी। चूहा! खुशी से ताली बजाते हुए छोटी ने कहा। छोटी ने चूहे को देखा और चूहा भागने लगा। छोटी उसके पीछे लपकी। सोफे पर छलांग लगाकर खिड़की पर चढ़ते, मेज पर कूदते, तकियों पर कलाबाजियां खाते, पर्दों के बीच से दौड़ते, प्लेटों पर से फिसलते हुए सीधे दरवाजे से काका, ये तो बढ़िया थी। मेरे तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। और पता है, तुम्हारी काकी भी कुछ कम नहीं डरती हैं चूहे से। अच्छा, और अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? बिट्टू, तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे काका की बहादुरी। हाँ हाँ काकी, जरूर बताइए। अरे अरे, रहने भी दो और जाने दो पुरानी बातों को। क्यों छेड़ना यहाँ? अब उन बातों से क्या फायदा? अच्छा जी, जब खुद की बारी आई तो बीती बातें क्या छेड़ना। पता है बिट्टू, एक बार घर में मोटा चूहा घुसाया था और तुम्हारे काका ने चूहे को देखकर उसे भगाने की सोची, तो हाथ में झाड़ू लेकर लगे करने शू शू शू। थोड़ी देर तक तो चूहे के पीछे तुम्हारे काका खूब भागे,
फिर अचानक चूहे को जाने क्या सूझा, वो उछलकर इन्हीं की तरफ लपकने लगा। फिर क्या था, तुम्हारे काका झाड़ू वाड़ू सब छोड़कर खुद ही शू हो गए। सच में? फिर क्या, कमरे के बाहर से कुर्सी पर चढ़कर दूर से देखने लगे चूहे को। तुम्हारे काका की हिम्मत नहीं हुई घर के अंदर जाने की। अरे काकी, चूहा उछलकर किसी के भी ऊपर आए तो कोई भी डर जाएगा। अच्छा बच्चों, आपको क्या लगता है, कहानी में घर के लोगों को चूहा घर से बाहर निकालने के लिए कुछ करना चाहिए था? और क्या आपके घर में या आपके आसपास या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? उस समय आपने क्या किया था? हेलो हेलो बिट्टू, चलो कोई खेल खेलो। काका, वक्त तो खेल का हो ही गया है। हाँ बिट्टू के काका, निकालिए तो जरा अपने खेल के पिटारे से क्या निकलता है। बताया तो, हेलो हेलो, मतलब आज खेल के पिटारे से जो खेल निकला है उसका नाम है हेलो हेलो। बहुत बढ़िया काका। हेलो हेलो, इसमें आपको क्या करना है? अरे हाँ, आप तो जानते हैं, इसमें आपको अक्षरों पर सही मात्राएं लगानी है। तो चलिए खेल शुरू करें। सह, 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 शायद हाँ ये वाली मात्रा है, सह। सय, सय, इसमें मुझे बहुत ही दिक्कत होती है, ये वाली है या ये वाली है? सय, शायद ये वाली। सह, एक बार फिर से सुन के देखते हैं। सह, सह, ये तो मैं पता कर चुकी हूँ, ये वाली मात्रा है। घे, घे, अब ये वाली मात्रा है या ये वाली? शायद ये वाली है। ओ, घो, घो, शायद ये वाली। घा, घा, अरे ये तो मुझे पता है, ये मात्रा है ये वाली। ही, ही, काकी ने मुझे एक बार बताया था कि जो लंबा खींचे वो दाईं तरफ से लगाते हैं, तो ये तो है बाईं तरफ से, ये रही दाईं तरफ से। ठी यानी लंबा खिंच रहा है और ये बाईं तरफ से भी है, तो यही मात्रा होगी। वेरी गुड। हु, अब मुझे याद आ रहा है, काकी ने इसके लिए भी बताया था कि जो जल्दी खत्म हो जाए वो बाएं तरफ से और जो देर तक वो दाएं तरफ से, तो ये आ रही है बाएं तरफ से, तो शायद यही मात्रा होगी। मैं एक बार फिर से सुन लेती हूँ, हु है या हु? हु, यही वाली है। That's right. हु, हाँ ये मात्रा है ये वाली, दाईं तरफ वाली। ये देखिए, ये जा रहा है दाईं हाथ की तरफ, तो ये मात्रा लंबी खिंच रही है, इसका मतलब ऊ, हु, ये वाली मात्रा है। अरे वाह, मैंने तो कितनी सारी मात्राओं को आखिर पहचान ही लिया। बड़ा मजा आया इस खेल को खेलकर। ट्रिंग ट्रिंग, अरे वाह, खेल खेलकर मजा ही आ गया। इस खेल ने तो पुराने जमाने के फोन की याद दिला दी। हाँ बिट्टू की काकी, सही कहा तुमने। ऐसी घंटी तो हमारे जमाने के फोन में हुआ करती थी। हाँ बिट्टू के काका, आजकल तो फोन की जगह मोबाइल ने ले ली है, जिसे देखो उसके हाथ में मोबाइल ही नजर आता है। बिट्टू, हमारा जमाना भी क्या जमाना था। उस समय मोहल्ले में एक ही टेलीफोन हुआ करता था। कई बार तो लोगों की भीड़ जमा रहती थी फोन करने के लिए। एक का फोन आए तो 10 लोग लगे रहते थे, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते। फिर अरे रुक भी जाइए, वापस आ जाइए।
अरे काकी, क्यों रोक दिया काका को? मैं भी काका के जमाने में चली गई थी। हाँ, तो दोनों को वापस ले आई मैं झट से। आप दोनों वर्तमान में जियो। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है बिट्टू। तुम जरा सोच कर बताओ कि फोन शब्द सुनकर तुम्हारे दिमाग में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। अरे, आप तो अगले खेल पर ही पहुंच गए, इतना जल्दी वर्तमान में। काका, मेरे दिमाग में फोन शब्द सुनकर सबसे पहले तो आ रही है फोन की घंटी, ट्रिंग ट्रिंग। इसके अलावा गाना, फिल्म और संदेश और रिश्तेदार, बात, फोन की स्क्रीन, काला, नीला, सुनहरा। शाबाश बिट्टू। बिट्टू की काकी, अब तुम्हारे दिमाग में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं वो भी तो बता दो। मेरे दिमाग में आ रहे हैं सारे रिश्तेदार, बातचीत, दूरी, कॉल, वीडियो, अंक, बैटरी, बटन। बहुत बढ़िया। और काका, आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में आ रहे हैं बिजली, जल्दी, चार्ज, पैसे, रिचार्ज, चार्जर, चौकोर, डिब्बा। अरे वाह, हमने कितने सारे शब्द बताए फोन से जुड़े हुए। तो बच्चों, क्या आप भी फोन या मोबाइल से जुड़े हुए शब्द बता सकते हैं? तो जरा दिमाग पर जोर डालिए और अपने शब्दों के खजाने से शब्द निकालिए। अच्छा काका और काकी, आप दोनों इतने सारे शब्द जो बोल गए हैं, इन शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में बांट सकते हैं। कैसे बिट्टू? तुम्हारे इस कैसे को समझने के लिए एक खेल खेलते हैं। हाँ, ये भी अच्छा तरीका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो खेल शुरू करते हैं शब्द के भेद। इस खेल में हमें क्या करना है? इस खेल में हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को अलग अलग करना है। तो चलिए खेल शुरू करें। शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। जिससे, जिसको, सुंदर, रमेश, नीम, बस। जिससे, ये है सर्वनाम। ये भी सर्वनाम। सुंदर, सुंदर, ये विशेषण शब्द है, किसी की विशेषता बताने वाला। रमेश, रमेश तो किसी का नाम है, मतलब संज्ञा है। नीम, हाँ, नीम के पेड़ का नाम नीम है। बस, एक गाड़ी का नाम भी बस है। बस का नाम तो बस ही है। अब देखते हैं क्या ये सही है। थैंक यू। आगे चलते हैं। मीठा, कुर्सी, कूलर, अंग्रेजी, तुम्हारे, मैं। मैं और तुम्हारे, ये तो पहले से तय है कि सर्वनाम शब्द है। ठीक है। मीठे का स्वाद जो है वो मीठा है, तो ये संज्ञा हो सकता है। कुर्सी भी संज्ञा है, कूलर भी संज्ञा है, अंग्रेजी शायद विशेषण होगा। अभी देखते हैं क्या ये सही है। प्लीज ट्राई अगेन। ओह, मैंने गलत किया। तो मीठा और अंग्रेजी गलत हैं। तो अंग्रेजी आएगा यहाँ और मीठा आएगा यहाँ। अभी देखते हैं। गुड जॉब। आगे चलते हैं। अरे वाह, ये खेल तो बढ़िया था। मैंने लगभग सारे शब्दों को सही पहचाना है कि वे संज्ञा है, सर्वनाम या विशेषण है। सिर्फ एक बार गलत किया है। ये तो समझ में आ गया कि इतने सालों के बाद भी संज्ञा की परिभाषा हम भूले नहीं है।
हाँ हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या बात है काकी। तुम्हारी काकी ने तो बता ही दिया। अच्छा, तो शब्दों का वर्गीकरण शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने कौन कौन से शब्द बोले थे? बिट्टू, तुमने बोले थे घंटी, ट्रिंग ट्रिंग। घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, ये संज्ञा शब्द है। गाना, गाना, गाना संज्ञा शब्द है। फिल्म, फिल्म संज्ञा शब्द है। संदेश, संदेश, संदेश संज्ञा शब्द है। रिश्तेदार, रिश्तेदार, रिश्तेदार भी संज्ञा शब्द है। बात, बात, बात भी संज्ञा शब्द है। स्क्रीन, स्क्रीन, स्क्रीन संज्ञा भी, ये भी संज्ञा है। काला, काला संज्ञा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये विशेषण शब्द है। नीला, अच्छा, जब काला विशेषण शब्द है तो नीला भी विशेषण शब्द है। सुनहरा, सुनहरा, सुनहरा भी विशेषण शब्द है। क्या बात है बिट्टू की काकी, सारे शब्द तुम्हें याद हैं बिट्टू के। बहुत जबरदस्त याददाश्त है तुम्हारी। हाँ काका, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह भी तो सोचिए काकी किसकी है। तो बच्चों, आपको भी खेल तो समझ में आ ही गया होगा, तो आप भी काका और काकी ने जो शब्द बताए थे उन्हें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। मैं यहाँ शब्द लिख रही हूँ, जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बिजली, जल्दी, चार्ज, पैसे, रिचार्ज, चार्जर, डिब्बा, चौकोर, रिश्तेदार, बातचीत, दूरी, कॉल, वीडियो कॉल, अंक, बैटरी, बटन। Se le COVID ke cara dia. Dia kata, आज का आखिरी वाला खेल तो मुझे बहुत ही मजेदार लगा। आपका आज का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा रहा? अच्छा, तो उसको आपने कॉपी में नोट किया? भाई वाह, आप तो अब सीखना भी अच्छे से सीख गए हो। अब आप सीखने में इतने माहिर हो ही गए हो तो एक विषय और सीख लेते हैं। कौन सा? गणित। गणित में जो आप सीखेंगे वो अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। हम अब गणित शुरू कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आइए आज हम संख्याओं को समझते हैं।
शुरू करते हैं एक अनोखे नंबर से। चलिए बताइए, ये कौन सा नंबर है? जी हाँ, ये है 487। देखिए, यहाँ हम 487 को इकाई, दहाई और सैकड़े में बांट देते हैं। तो आप देखिए, इकाई के स्थान पे 487 में क्या है? 7, और दहाई पर 80 है, और सैकड़े में है 400। इस तरह पूरा अंक क्या हुआ? 487। अब देखिए, 487 इन अंकों से छोटा है या बड़ा? ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात 400 की, तो 487 400 से बड़ा है या छोटा? देखिए, इस संख्या रेखा पर देखते हैं। ये है 400 और यहाँ इस लाल बिंदु पे 487 है। ठीक है, तो आप देखिए 400 कहाँ है? छोटा है। 425 देखिए, 425 से 487 तो बड़ा है, तो 400 से भी बड़ा, 425 से भी बड़ा। और यहाँ देखिए 450, ये भी तो छोटा है ना, इसका मतलब इससे भी ये बड़ा है। और यहाँ देखिए 475, जी हाँ, ये 475 भी छोटा है, इसका मतलब इससे भी 487 बड़ा ही है। और ये देखिए 500, 500 से छोटा है ये। तो इस तरह हमने जाना कि 487 किन नंबरों से बड़ा है और किन नंबर से छोटा है। अब बात सम और विषम की करते हैं। तो सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो सम संख्या अर्थात 2 से विभाजित जो हो जाए, और विषम जो 2 से विभाजित ना हो पाए। देखते हैं 487 2 से विभाजित है या नहीं है। आपको क्या लगता है? चलिए देखते हैं। हम संख्याओं को जैसे हमने पहले बांटा था 2-2 के भाग में बांट लेते हैं। इस तरह देखिए, 52 अर्थात 452, 454, 456, 458, 460। फिर 2 जाएंगे तो 462, और फिर 464, 466, 468, 470। ऐसे ही 472, 474, 476, 478, 480। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर क्या कहीं आपको 487 दिख रहा है? देखिए, 80 के बाद 482, 484, 486 और फिर आ गया 488। इसका मतलब 87 तो यहाँ है ही नहीं। तो हमने क्या जाना कि 487 सम नहीं है, ये तो एक विषम संख्या है। अब बताइए 487 अभाज्य संख्या है या नहीं? तो सबसे पहला काम कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसे एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता हो। देखिए, हम करके देखते हैं। सबसे पहले आपने तो 2 में देख ही लिया कि 2 से तो विभाजित होता नहीं है 487। तो हम 3 से देखते हैं। क्या 3 के पहाड़े में कहीं दिख रहा है आपको? देखिए, 487 नहीं है। बात करते हैं 4 के पहाड़े में। देखिए, 4 के पहाड़े में भी 487 नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि 487 4 के पहाड़े में भी नहीं है। अब आप देखिए 5 के पहाड़े में, यहाँ पर 475, 480, 485 और 490। इसका मतलब यहाँ भी 487 नहीं है। अब बात करते हैं 6 के पहाड़े में। 6 के पहाड़े में देखिए 480, 486 और 492 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं है। और ये 7 का पहाड़ा, 7 के पहाड़े में कहीं पर भी 487 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि 487 इनमें से किसी पहाड़े में नहीं आता। हमने 8 का पहाड़ा भी नहीं लिया, क्योंकि जब 2 के और 4 के पहाड़े में नहीं है तो वह 8 के पहाड़े में भी नहीं होगा। इसका मतलब 487 किसी संख्या के पहाड़े में आता ही नहीं है। तो हमने जान लिया कि 487 एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह आप भी एक संख्या लें और पता करें उसके बारे में, सम है, विषम है, अभाज्य है या नहीं है, सब कुछ जानिए। हम फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आइए
आज हम गुणा के कुछ और नए सवाल हल करते हैं। शुरू करते हैं पहले सवाल से। सवाल है, सोहन ने बाजार से टॉफी के 17 पैकेट खरीदे हैं। यदि हर पैकेट में 32 टॉफियां हैं, तो बताओ कि सोहन के पास कितनी टॉफियां हुई। चलिए सबसे पहले हमें जो जानकारी दी गई है वह लिखेंगे। तो जानकारी दी है, सोहन ने बाजार से टॉफी के 17 पैकेट खरीदे हैं और हर पैकेट में 32 टॉफियां हैं। और अब क्या पूछा गया है, हम उसे लिखेंगे। पूछा गया है कि सोहन के पास कितनी टॉफियां हैं और करना क्या है, करना है हमें गुणा। आइए अब हम संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़े में लिख लेते हैं। तो 17 में तो 7 इकाई है और 1 दहाई है। इसी तरह 32 में 2 इकाई और 3 दहाई है। अब बारी है इकाई का इकाई से गुणा करने की। तो 7 का 2 में गुणा करने पर 14 प्राप्त होगा। अब दहाई का इकाई से गुणा करते हैं। तो 10 गुना 2, यहाँ देखिए शून्य हम वैसे ही लिखेंगे और 2 का 1 से गुणा करने पर 2 प्राप्त होगा। अब 30 का 7 से गुणा, क्योंकि फिर से दहाई का इकाई से गुणा हो रहा है, तो शून्य वैसे ही। 3 का 7 में गुणा करने पर 21। और अब दहाई का दहाई से गुणा, इस तरह 30 गुना 10 300 हो जाएगा, क्योंकि 2 शून्य उतार देंगे। और 3 का 1 से गुणा 3। और अब बारी है जोड़ करने की। तो इकाई पे 4, दहाई कुल देखो कितनी है, हाँ 4 दहाइयाँ हैं। और सैकड़े में 3 और 2 5 सैकड़ा है, इसलिए उत्तर आया 544। हमें जवाब मिला 544। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक मिनी बस में 23 लोग बैठ सकते हैं। तो बताओ ऐसी ही 36 मिनी बस में कितने लोग बैठ सकते हैं। अब सबसे पहले क्या जानकारी दी है कि मिनी बस में 23 लोग बैठ सकते हैं और पूछा है कि 36 मिनी बस में कितने लोग बैठेंगे। करना है गुना। इकाई दहाई सैकड़ा में लिख लेंगे। सबसे पहले 23 में 3 इकाई और 2 दहाई है। ऐसे ही 36 में 6 इकाई और 3 दहाई के स्थान पर। और अब इकाई का इकाई से गुना। 6 का गुणा 3 में करने पर 18 प्राप्त होता है। और अब दहाई का इकाई से, तो इस तरह 2 दहाई मतलब 20 और 6, तो 6 से जब गुणा करेंगे तो शून्य वैसा का वैसा और 6 का 2 में गुणा हुआ तो 12। फिर दहाई का इकाई से, इस तरह 30 का 3 से, तो शून्य वैसे उतारा और 3 का 3 से गुणा करने पर 9। और पुनः दहाई का दहाई से, इस बार 30 गुना 20 करेंगे तो 2 शून्य है, 2 शून्य वैसे ही लिख देंगे और 3 का 2 में गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा। तो देखिए अब हम जोड़ेंगे और जोड़ करने पर हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। 8 वैसे लिख देंगे और 9, 10, 11 और 1 12, 12 में 2 और हासिल 1 बच जाएगा। इस तरह 6 और 2 8, तो प्राप्त हुआ 828। अगला सवाल है, एक कतार में 29 बच्चे खड़े हैं। तो बताओ ऐसी 46 कतारों में कुल कितने बच्चे खड़े होंगे। सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है, एक कतार में 29 बच्चे खड़े हैं और पूछा है कि 46 कतारों में ऐसे कितने बच्चे खड़े होंगे और करना है हमें गुना। चलिए अब हम इन्हें इकाई, दहाई और सैकड़े में जमा लेते हैं। तो सबसे पहले बात 29 बच्चों की, इकाई पे 9, दहाई पे 2 और फिर 46 बच्चे, इकाई पे 6 और दहाई पे 4। इस तरह सबसे पहले इकाई का इकाई से गुणा करेंगे। 9 का गुणा 6 में, इस तरह प्राप्त हुआ 54। और अब दहाई का इकाई से, तो 20 का गुणा 6 में करेंगे। तो देखिए इकाई का शून्य हम वैसे ही लिखेंगे और 6 का 2 में गुणा करने पर 12 प्राप्त होगा। तो इस तरह 120 हुआ। और अब फिर से इकाई का दहाई से, इस बार 40 का गुणा 9 से करेंगे तो शून्य वैसे ही और 9 का 4 में गुणा करने पर 36, तो 360। और अब आखिरी स्टेप है हमारा दहाई का दहाई से गुणा। तो 20 गुना 40 कितना, बिल्कुल सही, ये 2 शून्य तो वैसे ही और 4 दूनी 8 होते हैं। और अब जोड़, चलिए जोड़ के देखते हैं। इकाई पे 4 है, लिख देंगे। दहाई पे देखिए 5 दहाई, 2 दहाई 7, 7 दहाई और 6 दहाई 13, तो 3 और फिर हासिल 1। इसे हम सैकड़े में जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा और ये 3, तो 5 सैकड़ा और 8 जोड़ दिए तो 13 सैकड़ा। 13 में 3
और फिर हाथ से एक बचा जिसे हम 1000 पे लिखेंगे। इस तरह 1334 प्राप्त हुआ। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, सवाल हल करते रहिए। हेलो दोस्तों, आइए आज हम फिर से एक चित्र पहेली हल करते हैं। चित्र पहेली 1 देखिए, इसमें पेंसिल है और एक पेंसिल और 3 जोड़ने पर प्राप्त होते हैं 9। तो हमें बताना है कि ऐसी अगर 2 पेंसिल हों तो उनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पेंसिल और 3 जोड़ने पर 9 प्राप्त होते हैं। तो हमें पता करना होगा ना कि एक पेंसिल की कीमत आखिर कितनी है जो ये 9 प्राप्त हो रहे हैं। ये तो बहुत आसान है। देखिए 3 में 4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात 6 जोड़ने पर ही 9 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इस पेंसिल की कीमत जरूर 6 ही होगी। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर 6 और 3 लिखते हैं तो मिलता है ना 9। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है कि 2 पेंसिल कितने की। तो एक पेंसिल है 6 की, एक पेंसिल 6 की है तो 6 धन 1 पेंसिल बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर हम एक और पेंसिल की कीमत लिख देंगे ना 6। तो ये 6 और 6 मिलकर कितना हुआ, बताइए तो सही। जी हाँ, 6 और 6 12 होते हैं। इसका मतलब है कि 2 पेंसिल 12 की होंगी। अगली पहेली में है, एक किताब को अगर 8 से घटाया जाता है तो 7 मिल जाता है, और अगर एक किताब और रबर की कीमत को जोड़ते हैं तो 19 मिलता है। तो बताना है कि ये रबर आखिर कितने की है। चलिए सबसे पहले हम एक एक करके हल करेंगे। तो हम पता करते हैं कि आखिर ये किताब है कितने की। एक किताब को 8 से घटाने पर 7 मिल रहा है। तो एक किताब कितने की हुई। देखिए 8 को 7 में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि ये किताब है कितने की। तो 7 और 8 जोड़िए जरा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। इसका मतलब ये किताब 15 रुपए की है। जब हमें पता चल चुका है तो हम इस किताब की जगह पर 15 लिख देंगे। और ये रबर बराबर है 19। तो हमें बताना है कि ये रबर कितने का। तो अब ये बहुत आसान है। देखिए 15 में कितने जोड़ने पर 19 मिलते हैं। 15, 16, 17, 18 और ये 19 4 जोड़ने पर, इसलिए 4 ही होगी इस रबर की कीमत। तो इस तरह एक किताब हुई 15 की और एक रबर हुई 4 की। ठीक है, बढ़ते हैं अगली चित्र पहेली पर। चित्र पहेली में है 5 का गुना रबर से करने पर 20 प्राप्त होता है। मतलब 5 का गुना इस रबर की कीमत से करने पर ही 20 मिल रहा है, और इस रबर की कीमत को 7 से गुना करने पर कितना मिलेगा ये हमें बताना है। और बताना है कि ये रबर आखिर कितने की है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम ये रबर की कीमत निकालेंगे। कीमत निकालने के लिए हम इस 5 का भाग करेंगे 20 में, तो पता चलेगा कि ये आखिर एक रबर कितने की। तो 5 का भाग देखिए 5 का भाग जाएगा 4 बार, तभी तो 20 प्राप्त होगा। इसलिए एक रबर की कीमत हुई 4। तो अब हमें अगर 7 रबर की कीमत चाहिए तो हम 4 का 7 से गुना करेंगे। चलिए करके देखते हैं। 7 का पहाड़ा अगर आपको आता है या 4 का पहाड़ा आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 4 का 7 से गुणा करने पर 28 प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें पता चल चुका है कि एक रबर गुना 7 बराबर 28 है। बढ़ते हैं अगली चित्र पहेली पर। एक किताब की कीमत को 9 से गुणा करने पर 72 मिलता है, और एक पेंसिल को 5 से जोड़ने पर 12। तो बताना है किताब को पेंसिल से घटाने पर आखिर कितना मिलेगा। सबसे पहला काम है इस किताब की कीमत निकालना। तो देखिए एक किताब की कीमत निकालने के लिए हमें 9 से 72 का भाग देना होगा। 9 से 72 का भाग 8 बार जाता है, इसलिए एक किताब की कीमत 8 है। अब अगर एक किताब की जगह मैं 8 लिखूं तो देखो आ रहा है ना 72। जी हाँ, मतलब एक किताब हो गई 8 की। बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। एक पेंसिल को 5 में जोड़ने पर मिलते हैं 12। तो देखिए 5 में कितने जोड़ने पर 12 मिलते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जी हाँ 7, इसलिए इस एक पेंसिल की कीमत हुई 7। समझ गए। ये देखिए अब अगर सबसे नीचे वाले स्टेप पे
एक किताब को पेंसिल से घटाया जाए तो कितना मिलेगा? तो किताब की कीमत 8, पेंसिल की कीमत 7 और 8 को 7 से जाने पर तो 1 ही मिलता है। इसका मतलब किताब को पेंसिल से घटाने पर 1 प्राप्त होगा। ये हमने सारी पहेलियां हल कर ली। आप भी ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं खेल कोण बनाएं। आपको याद है कि पिछली बार हमने कोणों के बारे में क्या क्या जाना था? तो सबसे पहले बताइए कि कोण क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, तब वह एक कोण बनाती हैं। यानी एक कोण में हमारे पास एक बिंदु और उससे शुरू होने वाली 2 किरणें होती हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बिंदु दिया है, बिंदु B, और उससे 2 किरणें शुरू हो रही हैं, किरण BA और किरण BC, और ये आपस में मिलकर एक कोण बना रही हैं, जिसे हम कह सकते हैं कोण ABC या कोण CBA। जिस बिंदु से किरणें शुरू होती हैं उसे हम कहते हैं शीर्ष या केंद्र बिंदु, और उन दोनों किरणों को जो कोण बनाती हैं कहते हैं कोण की भुजाएं। तो यहाँ पर हमारे पास शीर्ष बिंदु है B, उससे शुरू होने वाली भुजाएं हैं, एक भुजा है BA और दूसरी है BC। जब हम चांदे की सहायता से कोण को मापते हैं तो एक रेखा को हम 0 डिग्री पर रखते हैं, जिसे हम आधार रेखा मानते हैं। उस आधार रेखा और दूसरी रेखा के बीच में जितने डिग्री का अंतर होता है उतनी ही डिग्री का कोण बना होता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि BC आधार रेखा है जो कि 0 डिग्री पर है और दूसरी रेखा है 45 डिग्री। तो इस तरह यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आप थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ पर जो चांदा दिया है वो हमारे चांदे से तो थोड़ा अलग है। जी हाँ, हमारा चांदा तो सिर्फ 180 डिग्री तक के कोण ही मापता है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 चांदों को आपस में जोड़ दिया है, जिस कारण हम 360 डिग्री तक के कोण माप सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और चीजें भी जानेंगे, तो चलिए हम अपना खेल शुरू करते हैं। हमें लाल डॉट को खींचकर कोणों को समायोजित करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम इस लाल डॉट को पकड़ते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम ये भुजा AB को आगे पीछे कर रहे हैं तो इस बक्से में कोण की डिग्री भी बदलती जा रही है और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी लिखा हुआ है न्यून कोण। हम इसे 0 डिग्री से शुरू करते हैं। तो 0 डिग्री पर भी न्यून कोण है। अब आगे बढ़ते हैं 16, फिर आगे चलते हैं 60 डिग्री, 79 और ये बना 90 डिग्री का कोण। आपने एक बात पर गौर किया कि जब हमने 0 से शुरू किया था और हम 79 तक थे, तब तक तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा था न्यून कोण, और जैसे अपने कोण को 90 पे पहुंचाया तो ये बन गया सम कोण। इसका मतलब 90 डिग्री का कोण सम कोण कहलाता है और 90 डिग्री से कम के कोण न्यून कोण कहलाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 91 डिग्री का कोण बन गया अधिक कोण। 110 डिग्री का कोण भी अधिक कोण है। अब हम चलते हैं तो 179 पर भी हमारे पास अधिक कोण बन रहा है। 180 डिग्री का कोण बन गया ऋजु कोण और ये बिल्कुल एक सीधी रेखा है। अब अगर हम 180 डिग्री से ऊपर चलते हैं तब देखिए क्या होता है।
180 डिग्री से ऊपर का कोण कहलाता है प्रतिक्षेप कोण। ये देखिए हमारी डिग्री बढ़ती जा रही है। अब हम 300 के ऊपर पहुंच गए हैं। 340, 359 डिग्री का कोण भी प्रतिक्षेप कोण कहलाता है। अब हमने एक वृत्त पूरा कर लिया है और पहुंच गए हैं 360 डिग्री के कोण पर, और 360 डिग्री के कोण है शून्य कोण। इस तरह से आपने अभी तक अलग अलग कोणों के बारे में जाना। ये कोण थे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, एक था ऋजु कोण, प्रतिक्षेप कोण और शून्य कोण। उम्मीद है आपको ये सब कोण याद रहेंगे। आप अपनी हथेली की सहायता से अलग अलग कोण बनाइए और चांदे की सहायता से उन्हें मापिए। फिर आप बताइए कि ये कोण कौन सा था। अब समय है कहानी का। आज की हमारी कहानी है रीड अ बुक। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर माधुरी पै और डॉक्टर माधव चव्हाण, और चित्रकार है अलका खैरमोड़े। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। इस स्टोरी में हमें कुछ जानवर दिखाई देंगे। Who is this? This is a lion. What does he want? He wants to sing. What does he do? He reads a book. What book? How to sing. Who is this? This is an elephant. What does it want? It wants to jump. What does it do? It reads a book. What book? How to jump. Who is this? This is a cow. What does she want? She wants to eat. What does she do? She reads a book. What book? How to eat. Who is this? This is a monkey. What does he want? He wants to smile. What does he do? He reads a book. What book? How to smile. Who is this? This is a cat. What does she want? She wants to sleep. What does she do? She reads a book. What book? How to sleep. Who is this? This is a mouse. What does it want? It wants to run. What does it do? It reads a book. What book? How to run. Who is this? This is a dog. What does he want? He wants to walk. What does he do? He reads a book. What book? How to get a walk. Who is this? This is a horse. What does he want? He wants to sit. What does he do? He reads a book. What book? How to sit. अच्छी लगी स्टोरी? आप भी कुछ नया सीखने के लिए बुक्स जरूर पढ़ें। माँ, सब्जी सजा दी है, अब स्कूल जाऊं? अरे अभी बोहनी का समय है, आज स्कूल नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे चंपा दीदी, आओ आओ आओ, बोलो काका तौल दो। तो बहन हमको ना 1 किलो टमाटो 1 किलो पोटैटो दे दो। टमाटो ये सब हमरा पास ना है। अरे है तो वो का है, टमाटो मतलब आलू और पोटैटो मतलब टमाटर। अरे माँ, कितनी बार बताओ, टोमेटो मतलब टमाटर और पोटैटो मतलब आलू।
आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।